कॉमन पर्सन के लिए काफ़ी अनअफोर्डेबल सा हिसाब किताब हो गया। कनाडा आना वर्थ नहीं है क्योंकि कनाडा तो ये रियलिटी नहीं होती, ठीक है, रियलिटी बहुत अलग होती है। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार दो क्वेश्चन जो कि मेरे से सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह में पूछे जाते हैं वो ये है कि भाई क्या कनाडा आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है, और क्या 2022 में या फिर 2023 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना वर्थ है या नहीं है। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की डिटेल तरीके से कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था 2018 में, जब कोरोना वायरस का नाम आई थिंक डिटॉल कंपनी के अलावा एक दो लोगों ने ही सुना होगा। तो उस ज़माने में जो कनाडा की सिचुएशन थी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और आज 4 सालों के बाद पेंडेमिक वगैरह जब हो चुका है 2022 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सिचुएशन है, उन दोनों सिनेरियोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनअफोर्डेबल हो गया, अगर इसका मैं एक वर्ड में आंसर दूँ तो हाँ, डेफिनेटली कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनअफोर्डेबल हो गया, या फिर कह सकते हैं कि भी महंगा हो गया है। अब वो क्यों हो गया है, किस सेंस में हो गया है, उसके बारे में जरा उधर जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। अब यार अनअफोर्डेबिलिटी का एहसास आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही हो जाएगा, जब आपको अपनी फ़ीस और जीआईसी डिपॉजिट करानी होगी। तो बेसिकली उस ज़माने में मतलब 2018 में या फिर 2017 में अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट कराते और जीआईसी डिपॉजिट कराते तो आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लग जाता और आप कनाडा आ जाते। तब जो ऑन एन एवरेज देखें तो फ़ीस होती थी $8,000 और जीआईसी $10,000 हमेशा से ही रही है, तो टोटल $18,000 हो गए। और उस ज़माने में जो करेंसी का कन्वर्जन रेट था वो था 50 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 कनेडियन। तो अगर $18,000 को हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता था अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपए। और उसके ऊपर से थोड़े बहुत खर्चे जो होते हैं मेडिकल के या फिर वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के या फिर फ्लाइट टिकट्स के, तो टोटल खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख 12 लाख या फिर मैक्सिमम 13 लाख होता था, और आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा आ जाते थे। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो आज के टाइम पे अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हो तो आपको 2 सेमेस्टर मतलब फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों की फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो $16,000 तो यहीं पर हो जाते हैं, ऊपर से आपको जीआईसी भी डिपॉजिट करानी होगी तो $10,000 और जुड़ जाते हैं, तो टोटल हो जाता है $26,000। और आज के टाइम पे जो करेंसी का कन्वर्जन रेट है वो भी 60 रुपीज़ हो रखा है, इक्वल टू $1 कनेडियन। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, तो बड़ा मुश्किल काम है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि पहले बड़ा आसान था कन्वर्ट करना, आधा कर दो, मतलब 50 से मल्टीप्लाई ईजी होता है, 60 से मुश्किल हो गया। करो कन्वर्ट तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन आती है वो आती है 15,60,000 रुपीज़। उसके ऊपर से फ्लाइट के टिकट के प्राइस हो गए, मेडिकल हो गया और भी तामझाम होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा हो जाएगा लाइक 20 लाख 21 लाख या फिर 22 लाख। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला फ़र्क तो आपको यहीं पर लग जाता है कि उस ज़माने में आप 11 लाख या फिर 12 लाख दे के कनाडा आ सकते थे एज अ स्टूडेंट, लेकिन आज के टाइम पे एटलीस्ट मिनिमम 20 लाख का खर्चा तो होगा। और 20 लाख यार हर एक नहीं सोच पाता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार 20 लाख बहुत ज़्यादा है या फिर उनको लोन नहीं मिलेगा, अप्रूव नहीं होगा, तो यहीं पे काफ़ी लोगों के सपने टूट जाते हैं कि भी कनाडा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ डेफिनेटली कनाडा अनअफोर्डेबल हो गया। बाकी अब आगे जाके बात करते हैं। अब यार जब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा वगैरह लगवा के आप कनाडा आ जाओगे तो सबसे पहला जो आपको महंगाई वाला झटका लगेगा वो लगेगा रेंट के प्राइसेस को देख के। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा आया था तो जो प्राइसेस वगैरह थे रेंट के वो काफ़ी कम थे। तो मैंने जो अपना पहला रेंट दिया था वो $197 पर मंथ दिया था, और उसके बाद जब मैं मूव हुआ था तो मेरा रेंट हो गया था $233 पर मंथ। और फिर थंडर बे के कुछ आखिरी 4 महीनों में मैंने दिया था $280 पर मंथ का रेंट। तो कभी भी मैंने $300 पर मंथ से ऊपर रेंट दिया ही नहीं। लेकिन आज की डेट में 2022 की बात करें तो अगर $400 पर मंथ से नीचे का अगर रेंट मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मतलब बच्चे पूछने लगते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब एवरेज $400 पर मंथ में तो आपको रूम मिलेगा ही मिलेगा, वो भी शेयरिंग में, मतलब आपको अपना रूम किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा तो जाके इतना होगा। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो $500 $600 या फिर 700-800 भी हो सकता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये छोटी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे सारनिया हो गया या फिर लंदन हो गया, वहाँ पे आपको 400-450 पर मंथ के हिसाब से रूम मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट $1,000 पर मंथ कमा रहा है 20 आवर्स पर वीक काम करके लीगली, तो अगर $400 पर मंथ उसका रेंट है और वो बेयर मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, तो इतना अगर रेंट है तो बच्चे क्या सेव करेंगे, क्या ग्रोसरी खरीदेंगे और
क्या कुछ करेंगे, ठीक है। तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाला सिनेरियो सा हो जाता है, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो रेंट का तो हिसाब किताब होगा। अब यार अगली जो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है ग्रोसरीज। और ग्रोसरीज के प्राइसेस को आज के टाइम पे देख के पता लगता है कि हाँ भाई कनाडा में डेफिनेटली महंगाई हो गई है। तो बेसिकली 2018 में और 2019 में जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा में रह रहा था, तो अगर हम उस ज़माने में एक $100 का नोट लेके वॉलमार्ट या फिर कोई सुपर स्टोर वगैरह जाते थे तो $100 में बहुत सारा सौदा आ जाता था, मतलब हमारी लगा लो ऑलमोस्ट कार्ट भर जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं $100 लेके वॉलमार्ट में जाता हूँ तो आधी कार्ट भरती है और काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं खरीद पाते। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भी अगर आप वॉलमार्ट से बेसिक चीज़ें खरीदते हो, जैसे कि आटा हो गया, तेल हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए, बेसिक कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गए, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा $133 का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही सारी चीज़ें अगर मैं 4 साल पहले 2018 या 19 में खरीदता तो उस केस में आपका खर्चा आता अप्रॉक्सीमेटली $80, $90, मतलब $100 के आसपास ही होता है या फिर उससे कम ही होता। तो यहाँ देख के पता लगता है कि हाँ भाई महंगाई वगैरह हो गई है। अगर मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे कि उस ज़माने में जो आशीर्वाद आटे की बोरी है वो आती थी अप्रॉक्सीमेटली $8.97 की, मेरे को एग्जैक्टली याद है बेसिकली। और आज के टाइम पे उसका जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली $15। आई थिंक 3 LB का एक प्याज का बैग आता है, वो तब पहले आता था $3.97 का, अब उसका प्राइस है $4.97। अब आप कहोगे यार एक डॉलर ही तो प्राइस बढ़ा है, लाइक प्याज अगर 397 के आते थे अब 497 के हो गया, कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जो स्टूडेंट होता है वो 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकता है लीगली, और अगर वो ओंटारियो में रह रहा है तो उसकी जो मिनिमम वेज होगी वो होगी $15 पर आवर। उस हिसाब से ही विल बी अर्निंग अराउंड $1000 पर मंथ टैक्सेस वगैरह काट के। और अगर उसके ग्रोसरी के प्राइसेस में $100 बढ़ जाता है, मतलब पहले मान लो 150 की ग्रोसरी आती थी अब 250 की आती है, तो $100 जो है वो उसके महीने की तनख्वाह का, उसकी सैलरी का 10% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये देख के पता लगता है कि महंगाई तो यार होगी है। बाकी एक और चीज़, बढ़िया चीज़ के बारे में वहाँ जाके बात करते हैं। अब यार अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली यार जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एक होती है प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं किचनर की बात करूँ तो यहाँ पे जो बस की टिकट का प्राइस था वो था $3.25 कुछ महीनों पहले, लेकिन अब वो हो गया $3.50, 25 सेंट का ही फ़र्क है। लेकिन इससे पता लगता है कि हाँ भाई महंगाई हो रही है, कि भाई ट्रांजिट सिस्टम को भी अपनी टिकट का प्राइस बढ़ाना पड़ गया है। और अगर मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स की बात करूं, मतलब गाड़ी वगैरह खरीदने का हिसाब किताब बताऊं, तो वो तो भैया बुरा ही हाल हो रखा है उसका। तो बेसिकली अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं कनाडा आया था तो 2019 में मेरे एक फ्रेंड ने एक गाड़ी खरीदी थी जिसका नाम था निसान अल्टीमा, ठीक है। वो गाड़ी का जो प्राइस था वो था $16,000 और वो जो गाड़ी थी वो 2017 मॉडल थी, मतलब 2019 में उसने 2 साल पुरानी गाड़ी खरीदी थी सिर्फ $16,000 की। सिर्फ नहीं होता, लेकिन $16,000 की खरीदी थी, 50,000 किलोमीटर चली हुई। लेकिन आज की डेट में अगर आप सेम मॉडल, मतलब 5 साल पुरानी गाड़ी खरीदते हो 2017 मॉडल, 1 लाख किलोमीटर चली हुई, अब वो गाड़ी मिल रही है 17 या $18,000 की। तो यहीं से पता लगता है कि भी कितनी महंगाई हो गई है। गाड़ी की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी $12,000, $13,000, $11,000, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू है $17 या $18,000। और अगर मैं नई गाड़ी की बात करूँ तो यार वो बड़ा औखा काम हो गया। तो बेसिकली उस ज़माने में, मतलब 4 साल पहले 2018 या 2019 में, कोविड से पहले, बड़ी आसानी से आपको नई गाड़ी मिल जाती थी 0% इंटरेस्ट और $0 डाउन पेमेंट पे, ठीक है। बड़ा आसान था, Hyundai, Honda, Toyota, जो लेना है वो लो, ठीक है। सेल के उनके काफ़ी सारे दिन आते थे। लेकिन आज के टाइम पे 0% इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट जाता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी औखा हो गया नई गाड़ी खरीदना। अगर आपको मिल भी जाती है 2%, 3% या 4% इंटरेस्ट रेट पे, तो उस केस में उसकी जो डिलीवरी है वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दुनिया में जो IC की चिप की शॉर्टेज वगैरह हो रही है ना, उसकी वजह से नई गाड़ियों की जो सप्लाई है वो कम हो गई है। नई गाड़ियों की सप्लाई कम होने की वजह से पुरानी गाड़ियाँ, उनकी डिमांड बढ़ गई है। और इकोनॉमिक्स का रूल कहता है, मेरे भाई ने सिखाया है मेरे को, कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसलिए यूज्ड गाड़ियों का प्राइस बढ़ गया। अब यार अगर कोई पर्सन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है, फिर फाइनली अपनी PR वगैरह लेने के बाद वो सोचता है कि चलो भाई कनाडा में एक घर खरीदते हैं अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपनी फैमिली को रेज करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो घरों के प्राइस हैं वो लाइक आसमान छू रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। एक कॉमन पर्सन के लिए काफ़ी अनअफोर्डेबल सा हिसाब किताब हो गया, ठीक है। और कितने महंगे हो गए वो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली एक मेरा फ्रेंड है जिसने
2017 में लंदन ओंटारियो में एक घर खरीदा था, प्रॉपर डिटैच घर जिसमें 3 कमरे 2 बाथरूम, प्रॉपर बेसमेंट है बढ़िया सा और गराज वगैरह है। और उस घर का जो प्राइस था वो था $500,000, तब काफ़ी सस्ते होते थे, ठीक है। और उसकी जो मंथली मॉर्गेज बनी वो बनी $2100 पर मंथ, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अगर कोई हस्बैंड और वाइफ हैं, वो दोनों मिल के $120,000 पर एनम कमा रहे हैं, तो टैक्स वगैरह काट के उनकी जो मंथली इनकम बनेगी इट विल बी अराउंड $6500 पर मंथ, ठीक है। अब $6500 के सामने $2100 पर मंथ काफ़ी अफोर्डेबल हिसाब किताब है, आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर थोड़े बहुत टैक्सेस भी होते हैं और थोड़ा बहुत घर की मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो अफोर्ड हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे वो जो सेम घर है ना, उसका प्राइस हो रखा है $900,000 और उसकी जो मॉर्गेज बनती है वो बनती है $4500 पर मंथ। तो वो जो सेम हस्बैंड वाइफ थे जो मिल के महीने के $6500 कमा रहे थे, तो उसके सामने $4500 महीने के निकालना काफ़ी अनअफोर्डेबल है एक घर के लिए, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। लेट अस से 3-4 साल में उनकी सैलरी वगैरह भी बढ़ी, उन्होंने कंपनी चेंज की, अब मिल के वो कमा रहे हैं $200,000 पर एनम, तो महीने की उनकी सैलरी बनेगी अप्रॉक्सीमेटली $11,000 या फिर $10,000। लेकिन उसके सामने भी $4500 एक तरीके से महंगा ही है, क्योंकि फाइनेंस का रूल कहता है कि अगर आप कोई घर वगैरह खरीदते हो तो आपके घर का सारा खर्चा शुड बी 35% ऑफ योर मंथली हाउस होल्ड इनकम। तो ये हिसाब किताब है। तो आज के टाइम पे कनाडा में घर खरीदना भी महंगा हो गया है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो, उसके बाद सोचते हो कि भाई आपका सपना है कि भी कनाडा में घर खरीदेंगे, बढ़िया सा रेंटल प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो वो थोड़ा महंगा हो रखा है आजकल, ठीक है। बाकी अब आगे बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो 2022 या 23 या फिर 24 में भी, तो क्या वो वर्थ है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप 3-4 कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको कनाडा आना चाहिए अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, यहाँ पे सेटल होने के लिए। लेकिन उनमें से अगर आप 1-2 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो उस केस में आपको दोबारा से सोचना चाहिए और या फिर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि कनाडा में ऐसा है या वैसा है या मत आओ, या फिर आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई खुद तो चला गया, हमें मना कर रहा है कि मत आओ, नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये हिसाब किताब है और सोच समझ के आना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो एक ढंग का कोर्स लेके आओ, एटलीस्ट एक ऐसा कोर्स तो लेके आओ जिससे आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग होगी ना वो एटलीस्ट $60,000 पर एनम से तो हो मिनिमम। फिर आप 1-2 साल काम करोगे, कंपनी वगैरह चेंज करोगे या फिर ग्रो करोगे या फिर आपकी प्रमोशन वगैरह होगी, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। और 3-4 सालों में आपकी एटलीस्ट $100,000 मतलब 6 फिगर सैलरी आप टच कर लोगे, ठीक है। तो ये सोच के आओ। अगर ऐसा कोर्स लेके आओगे जिससे आपकी मिनिमम वेज ही लगनी है पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी, तो आपको सोचना चाहिए कि भी कनाडा आना है या नहीं आना, क्योंकि मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होगा। अब आज के टाइम पे अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो ना तो मिनिमम वेज से नहीं होगे। ये दिमाग में लेके नहीं आना कि भाई मैं इतने घंटे काम कर लूँगा, 18 घंटे काम कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोच के आओ कि आपको काम 8-10 घंटे ही करना है, लेकिन उससे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि भी कनाडा आना है, उसके बाद घर वगैरह खरीदना है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनानी है या फिर कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो उस केस में आपको डेफिनेटली सेविंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और काफ़ी बार अपना मन मारना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे होंगे, गर्लफ्रेंड घुमा रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा या फिर मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बचाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो डेफिनेटली कम टू कनाडा। लेकिन आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी नहीं है, आप होगी भाई योलो लाइफस्टाइल, यू ओनली लिव वंस, पैसा खर्चो, एंजॉय करो, सब कुछ वो करो, भाई ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने के लिए रेडी हो या फिर आप ये सब करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली कम टू कनाडा वर्थ है। लेकिन अगर नहीं करने के लिए रेडी तो मुश्किल हो सकता है। बाकी दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत स्ट्रांग है कि भाई पैसा ही बड़ा है पीछे होम कंट्री में, तो अलग हिसाब किताब हो जाता है ना, तो वो सिस्टम अलग है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वीडियोज़ या फिर बॉलीवुड मूवीज़ या फिर पंजाबी गानों में देखा है कि भाई जो मेन लीड होता है वो महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, पता नहीं कैसी लाइफ है US कनाडा UK वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये रियलिटी नहीं होती, ठीक है। रियलिटी बहुत अलग होती है, लाइक 180 डिग्रीज पे होती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई कनाडा में ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लड़कियाँ घुमाऊँगा, गाड़ी चलाऊँगा, महंगी महंगी चीज़ें खरीदूँगा, भाई स्मार्ट वॉच खरीदूँगा, तो कनाडा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कनाडा तो आई थिंक आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो कनाडा आना वर्थ नहीं है, क्योंकि कनाडा में बहुत महंगाई हो रखी है। ये सब करोगे तो दूसरी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा मानना तो ये है, बाकी किसी और की थिंकिंग कुछ और हो सकती है। तो प्लीज़ दोबारा आप सोचो कि भाई एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि मत आओ, कमेंट करोगे कि भाई हमें मना कर रहा है आने से, खुद तो वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पूरी लाइफ अपना
बहुत मेहनत करके अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। 20-22 लाख 25 लाख लगा के अगर आप यहाँ कनाडा में आ रहे हो तो एटलीस्ट उससे कुछ रिटर्न निकालनी है। अगर पैसा ख़राब कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो आई डोंट थिंक कनाडा आना एज अ स्टूडेंट वर्थ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सोचो, थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उसके बाद कनाडा आओ। ढंग से अगर आप माइंडसेट बना के आओगे ना कनाडा, तो देखना लाइफ बहुत ही हसीन होगी। तो ये हिसाब किताब है। कहते हैं भाई कनाडा जो है वो लाइक सपनों का देश है या फिर जन्नत है। डेफिनेटली है, अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक होते हैं ना तो डेफिनेटली जन्नत है। लेकिन अगर फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से नरक भी बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।